क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो नेपाल के लिए अगर आप देखेंगे तो ये सबसे सक्सेसफुल राउंड अभी तक गया है अगर पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की हिस्ट्री की अगर हम बात करें। वहीं पर अगर आप नामीबिया की तरफ देखेंगे तो उनके लिए ये सबसे वर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड गया है, जहां 3 मैच तीनों लगातार नेपाल ने जीते इस राउंड में, जो कि सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है उनकी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में। वहीं 3 मैच तीनों लगातार नामीबिया हारा, ये उनकी सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में। एक छोटा सा सवाल जरूर है यहाँ पर आप सबके लिए, 3 लगातार मैच नेपाल टीम ने जीते हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है, लेकिन एक अलग चीज, एक यूनिक चीज जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है इन तीनों जीतों में, वो क्या है? जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जहां आप सुन भी रहे हैं साथ साथ में इसी वक्त कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है कि वो एक यूनिक चीज क्या है इन तीनों जीतों में जो बहुत ज्यादा अलग बनाती है इस जीत को। कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर कमेंट करिए। अब यहाँ पर बात करते हैं इस मैच के एनालिसिस की। एंड आज यहाँ पर एनालिसिस में काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं आपके सामने शेयर करने की। अगर हम देखें बहुत कई जगहों में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी यहाँ पर देखने को मिली है। अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से कहें नेपाल के लिए, कई जगहों पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, कुछ परफॉर्मेंस से, कुछ टैक्टिक्स से और कुछ कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट से भी अगर हम बात करें, जो आपके सामने उठाना यहाँ पर जरूरी है। बाकी बातें तो हम 2 एनालिसिस में कर ही चुके हैं। वहीं पर नामीबिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वहां पर भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपके सामने हम शेयर जरूर करना चाहेंगे। लेकिन यार सबसे पहले और एज यूजुअल शुरुआत करते हैं फेस बाय फेस जानना, क्योंकि फेस बाय फेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक ओडीआई क्रिकेट के लिए। नहीं जरूर, देखिए फेस बाय फेस की बात करें यहाँ पर तो 1 से 10 ओवर के बीच में नामीबिया ने अच्छी शुरुआत की, 46 रन बनाया, कोई विकेट यहाँ गंवाया नहीं नामीबिया ने। बेहतरीन जो उनका पावर प्ले 1 गया वो वाकई शानदार गया। उसके बाद पावर प्ले 2 जब आया, जी हाँ, मिडिल फेस का जब हिस्सा आया 11 से 40 ओवर का, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो गई नामीबिया के लिए। 113 रन टीम ने बनाए, रन 100 रन पार जरूर किए, पर 5 विकेट यहाँ पर टीम ने गंवा दिए, बहुत ज़्यादा विकेट यहाँ टीम ने गंवाए। और साथ ही साथ अगर हम चले यहाँ पर लास्ट फेज में यानी कि पावर प्ले 3 में 41-50 के ओवर को अगर देखेंगे तो यहाँ पर टीम ने जबरदस्त वापसी की है। 115 रन टीम ने बनाया और सिर्फ 1 विकेट का यहाँ नुकसान हुआ। जबरदस्त वापसी यहाँ पर टीम ने की है इस आखिरी के 10 ओवर में। वहीं पर डॉट बॉल्स जो खेले हैं, 174 डॉट बॉल्स खेली हैं। अगर आप थ्रू आउट द इनिंग देखेंगे, पहले 1 से 10 में 43 डॉट बॉल्स, 11 से 40 में 108 डॉट बॉल्स और उसके बाद 23 डॉट बॉल 41-50, तो हो जाती है 174 डॉट बॉल्स के साथ 274 रन पे 6 विकेट के नुकसान पर नामीबिया पहुंचा। बिल्कुल, तो ये हाल रहा नामीबिया का स्कोर का। अगर हम बात करें शुरुआत की फेज काफी बेहतरीन रहा, मेरे ख्याल से स्कॉटलैंड के बाद ये सेकंड टीम थी जिन्होंने अपने फर्स्ट पावर प्ले में कोई भी विकेट नहीं खोया, और उसके बाद मिड फेस में हालात बहुत ज्यादा खराब रहे और उसके बाद लास्ट फेस में एक जबरदस्त वापसी के साथ लगभग 350 का जो आंकड़ा है वो टीम ने यहाँ पर छू लिया और एक अच्छा खासा टोटल नेपाल के सामने लगा दिया। अब बात करते हैं यहाँ बैटिंग की यहाँ पर। एंड शुरुआत एक अच्छी मिली नामीबिया को और उसके बाद बॉलिंग की तरफ भी चलेंगे नेपाल की, जो बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर चीजें यहाँ पर निकल कर आई हैं। सबसे पहले पावर प्ले की बात करूँ, एंड शुरुआत दोनों ओपनर्स ने काफी बेहतर थी, लेकिन उसके बाद जब वहां पर मिड फेस की बारी आई और संदीप की वहां पर एंट्री हुई, उन्होंने आकर जब पहला विकेट दिलाया तो उसके बाद जो है पूरी की पूरी टीम जो है मिड फेस जो है वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ रह गया। नहीं जरूर सही कहा आपने। और उसके बाद जो है दिक्कतें होना जरूर शुरू हुई, प्रेशर काफी बना यहाँ पर। अच्छी शुरुआत टीम ने दिलाई और उसका फायदा यहाँ पर मिडिल ऑर्डर नहीं उठा पाया। ये नामीबिया के लिए बहुत फेलियर है, बहुत सुपर फेलियर रहे हैं आज। अगर हम देखें, अच्छा स्टार्ट मिला है, स्टार्ट मिलने के बाद आप बहाना नहीं दे सकते कि आप क्यों आउट हो रहे हैं, किस वजह से आउट हो रहे हैं। जरूर आपका आई कांटेक्ट, आपका फोकस, आप रीड नहीं कर पा रहे बॉलर को, जो यहाँ पर दिक्कत आई है। शुरुआत अच्छी मिली और ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आकर आप विकेट दे दे रहे हैं। आप आ रहे हैं, थोड़ा खेल रहे हैं, उसके बाद जाकर विकेट आप बना रहे हैं। और आज नामीबिया के कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं जिसको स्टार्ट ना मिला। वही एग्जैक्टली यही कहने का मतलब है कि मिडिल ऑर्डर को इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया, उसके बावजूद अगर मिडिल ऑर्डर ये इस तरीके की परफॉर्म करेगा। लिंजेन है, ग्रैंड इरास्मस बहुत ज़्यादा फ्लॉप गए इस सीरीज में। अगर हम देखें, ये तीसरा मैच था, 1-0 पे यहाँ पर सिर्फ 10-15 रन उन्होंने बनाए और लिंजेन भी 1 शतक उन्होंने मारा। तो यहीं पर आपका काम नहीं रुक जाता, आपको परफॉर्म करते रहना है, आपको मैचेस जिताते रहने। पर ये परफॉर्मेंस
पेस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए आज। अच्छी शुरुआत मिली, 60 रन की ओपनिंग मिली, उसके बावजूद मिडिल ऑर्डर उसका फायदा उठा नहीं पाया। बिल्कुल, कार्ल बेकिंगस्टोक की बात करें, लॉफ्टी टॉन की बात करें, और इस मैच में आप कह सकते हैं गेरार्ड रासमस और लिंजन पे भी गाज डेफिनेटली गिरनी चाहिए, क्योंकि आपके ओपनर्स ने आपको एक बेस तैयार कर दे दिया, और उस पे जाकर आप लिंजन और गेरार्ड रासमस की मैं खास करके यहाँ कहना चाहूंगा, इन दोनों ने उस पे स्टेप अप करने में पूरी तरह से नाकाफी रहे, नाकामयाब रहे, और इसी वजह से जो नाइविया का हाल था वो देखते ही देखते बहुत बुरा हाल हो गया अगर हम मिड फेज के पूरे सेक्शन की बात करें। लेकिन उसके बाद एंड फाइनली पिछले एनालिसिस में हमने ये नाइविया के एनालिसिस में हमने ये चीज उठाई थी कि ज़ेन ग्रीन जो है वो लगातार 20 से 40 के बीच में लगभग 12-13 बार आउट हो चुके हैं, और वो जो गाड़ी है वो एक लंबी इनिंग की तरफ बढ़ती नहीं है, और फाइनली आज वो दिन आया काफी वक्त बाद जहां पर उनकी गाड़ी 30-35 पर या 20-25 पर जाकर नहीं रुकी, और एक जबरदस्त इनिंग, बहुत ही शानदार इनिंग, एक नॉट आउट वाली इनिंग 75 प्लस की उनके बल्ले से आज निकली है। नहीं, जरूर बहुत शानदार रही है। जिस लोअर ऑर्डर के साथ उन्होंने, वो तो मिडिल ऑर्डर में आए थे खैर, और लोअर ऑर्डर के साथ मिलकर उन्होंने जिस तरीके से पार्टनरशिप की, पिकिया फ्रांस के साथ जबरदस्त पार्टनरशिप की है उन्होंने, हार्ड हिटिंग लास्ट के फेस में हुई है। बॉलिंग की बात जरूर करेंगे हम, और यहाँ पर बैटिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव नजर आई आज। अगर हम देखेंगे लोअर ऑर्डर की जिस तरीके से बैटिंग की है, सामने वालों पर अटैक किया, खराब बॉलों पर खराब बॉलें बनाई भी, बल्लेबाजों ने खुद खराब बॉलें बनाई, आगे बढ़कर कुछ अच्छी बॉलों को उन्होंने खराब बॉल में तब्दील कर दिया। कोई अच्छी बॉलें डाली थी लेकिन वो बॉल इतनी खराब लगी कि बैट्समैन ने उसे खराब कर दिया अपने बेहतरीन शॉट से। और ज़ेन ग्रीन की तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर ने थोड़ा सा कचरा कर दिया था गेम का, उन्होंने उसको साफ किया धीरे धीरे अपने इनिंग से। बिल्डअप की इनिंग, इतनी ज़्यादा बिल्डअप की टीम जहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था 200 भी करेगी या नहीं, वहाँ पर पिकिया फ्रांस की ज़बरदस्त 49 रन की इनिंग, ट्रम्पलमैन की लेट हिटिंग और ज़ेन ग्रीन का एंकरिंग प्लस हिटिंग, सब कुछ काम आया आज नाइविया के लिए। अगर हम बैटिंग की बात करें, बिल्कुल लोअर ऑर्डर नाइविया का लगातार परफॉर्म करता है, और लेकिन अभी कुछ दो तीन मैचों से, खास करके इस राउंड में हमने देखा कि उनका लोअर ऑर्डर जो है परफॉर्मेंस करने में नाकामयाब रहा था बैट से। लेकिन यहाँ पर आज के मैच में फाइनली हमें एक इंप्रूवमेंट यहाँ पर वापस से नजर आई है। लेकिन ये इंप्रूवमेंट कितनी काफी होनी थी, नहीं होनी थी, ये उस वक्त उन्हें नहीं पता था, लेकिन फिर भी टीम ने एक बेहतरीन टोटल पहुंचाया और 274 रन बोर्ड पर लगा दिए। अब यहाँ पर बात आ जाती है एंड बॉलिंग की। अब ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहला फेज जो है, जो हमने पिछले एनालिसिस में ही आपके सामने पॉइंट आउट किया था कि सोमपाल करन को, ये नोटिस करने वाले जो डेलीगेट नोटिस करवाएगा आप सबको, हमने पिछले एनालिसिस में कहा था कि सोमपाल करन को फर्स्ट स्पेल में विकेट्स नहीं मिल रहे हैं, और आज फिर से वही चीज सामने निकल कर आ गई है। और ये कम से कम अब ये नंबर जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, 10 मैच, 12 मैच, 13 मैच, 15 मैच तक अगर आप लास्ट उठाकर देखेंगे 10-12 मैचों से, तो वही हाल है कि फर्स्ट स्पेल में या तो एक आध विकेट ही गिरता है, दोनों के स्पेल जब एक साथ आते हैं, या फिर विकेट ही नहीं गिरता। और यूएई के खिलाफ तो दोनों ही मैचों में उनको विकेटलेस वो गए थे सोमपाल और करन, और आज भी कहीं ना कहीं विकेटलेस गए। कई बार दीपेंद्र सिंह यारी आकर विकेट लेते हैं, कई बार कभी कुशल मल्ला ने आकर विकेट निकाले हैं। तो ये एक सॉलिड कंसर्न जो है वो कुछ सोमपाल और करन पे निकल कर जरूर आ रहा है। सोमपाल करन पे आगे भी यहाँ पर बात करेंगे। यार एक चीज यहाँ पर जरूर हुई है, जब सोमपाल करन के यहाँ पर अपने स्पेल हुए 3-3 मेरे ख्याल से, उसके बाद रोहित को फर्स्ट बॉलिंग चेंज कराना था, तो मुझे लगता है उनसे एक सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ यहाँ पर। उनकी थोड़ा सा उनसे ये गलती हुई कि उन्हें यहाँ पर दीपेंद्र सिंह यारी को लगाना चाहिए था बजाय गुलशन झा के। उसके पीछे का रीजन है कि वहां पर सामने कार्ल बेकिंगस्टोक थे, तो आप कम से कम 5-6 ओवर पहले ही उस ओपनिंग जोड़ी को उखाड़ फेंकते। नहीं, जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत एक अच्छी टैक्टिस होती है, ये गेम प्लान होता अगर इसे आजमाया जाता है एक बार कि एक पार्टनरशिप जम रही है और हमारे सामने एक लेफ्टी बैट्समैन है, तो आखिर क्यों ना उसे भी एक ऑप्शन ट्राई किया जाए। और इससे बेहतर ही होता, क्योंकि गुलशन झा स्ट्राइक बॉलर तो है नहीं, स्ट्राइक बॉलर नहीं है वो, आप उसे सेकंड हैंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ चलिए अब हम 12-13 ओवर बाद, 14-15 ओवर बाद आके देखते हैं अगर कुछ मिल जाए, कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए इस तरीके से। लेकिन आप एक ऑप्शन आपके पास था, दीपेंद्र सिंह यारी को आप लाते, और एक बेनिफिट यहाँ पर और मिलता कि अगर दीपेंद्र सिंह यारी आते, स्ट्राइक कर जाते, भरोसा नहीं था, किसी को नहीं मालूम कि क्या, हमें भी नहीं मालूम, क्या पता नहीं करते, क्या पता कर जाते, स्ट्राइक करते, तो एक बेनिफिट सीधा यहाँ पर जाता संदीप लामिछाने को।
जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा, क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ कि जब आपने छठे या सातवें में गुलशन को लगाया तो उसमें भी वो फेज भी पूरा का पूरा निकल गया और 11वें 12वें ओवर तक वो ऐसे ही चलता रहा और रन भी टीम के साथ जुड़ते चले गए और तब जाकर संदीप को वहां पर आना पड़ा। तो यहाँ और संदीप जब तक आए उन्होंने सबसे पहले ओपनर्स को वहां पर रफा दफा किया और तब तक उनके 4-5 ओवर यहाँ निकल गए, मतलब 4 ओवर करीब निकल गए थे और गेरार्ड रासमस और लिंजन के सामने सिर्फ एक ही ओवर उन्होंने डाला और उसके बाद उनके ओवर बचा लिए गए, जो कि बहुत अच्छा फैसला था। लेकिन अगर दीपेंद्र सिंह यारी को शुरू में लगाकर उस लेफ्ट हैंड बैट्समैन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता तो आप डेफिनेटली उसका विकेट आपको जल्दी मिल जाता, तो संदीप के ओवर जो है और ज्यादा मिडिल फेस में बचा के रख सकते थे और तब जेन ग्रीन जैसे बैट्समैन के सामने भी संदीप को जो है रेस्ट ना देकर पार्ट टाइम बॉल्स को इंप्लीमेंट ना कर आप संदीप को जो है मिड फेस में ज्यादा से ज्यादा ओवर मिल सकते थे। खास करके लिंजन, गेरार्ड रासमस और जेन ग्रीन के सामने जितनी ज्यादा संदीप बॉलिंग कराते उतनी जल्दी नाइविया जो है पैकअप होने में ज्यादा से ज्यादा कारगर होती है और ये एक छोटी सी गलती यहाँ पर जरूर हुई है। एंड यहाँ पर वापस से मैं कहना चाहूंगा सोमपाल और करण की मैं बात करूं, अगर मैं जैसे कि डेल क्रिकेट ने लगातार ये अपने एनालिसिस में कहा है, क्योंकि जो लगातार जो पूरा हमें बेहतर तरीके से सुनते हैं शायद वही हम यहाँ पर समझ पाएंगे कि लगातार हम ये कहते आए हैं कि आप नेपाल जो टीम है वो थर्ड पेसर की अहमियत को शायद वो अभी तक समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ना ही एक सेकंड प्योर स्पिनर की। बिल्कुल सही, कितनी ज्यादा अयान संदीप लामिछाने पे टीम डिपेंड हो रही है, जबकि ये जानते हुए कि अवे टूर में वो अभी संदीप लामिछाने जा नहीं सकते और सोमपाल और करण जो है फर्स्ट स्पेल में विकेट्स आप कंसिस्टेंट बेस पर निकाल नहीं पा रहे हैं और खर्चीले भी साबित हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज जरूर है कि थर्ड पेसर जो है वो टीम एक तैयार करने को तैयार ही नहीं है, जिस वजह से खामियाजा लगातार भुगतना पड़ रहा है। नहीं जरूर, और ये होना चाहिए कि अब आप मौके दें या तो आप एक प्लान होना चाहिए, इस माइंडसेट होनी चाहिए यहाँ पर जरूर कि भाई कुछ बैकअप भी होना चाहिए हमारे पास। जब हम कुछ प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं, मेरा कहने का मतलब है बायलैटरल सीरीज वगैरह खेलते हैं 50 ओवर का, या हम किसी दौरे में जाने से पहले वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के राउंड से पहले, जैसे कि नेपाल कई बार करता है कि वहां चला गया प्रिपेयर के तौर पर, कहीं 2-3 प्रैक्टिस मैचेस खेलने के लिए कहीं और चला गया, तो वहां पर कम से कम आप ये ट्राई कर सकते हैं कि अपने अदर बॉलर को मौका दें, उनको खिलाएं, मेन बॉलर को बैठाएं, उनको मौका दे ताकि उनकी भी रिदम बने, प्रैक्टिसेस बने। भाई आखिर कंसर्न है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। जब आप मैंने पिछले एनालिसिस में भी कहा था कि अगर आप न्यू बॉल शेयर करते हैं तो ये बहाना बिल्कुल नहीं बनता कि मुझसे विकेट नहीं मिल रहा, फर्स्ट स्पेल में मुझसे विकेट नहीं मिल रहा, मैं कर रहा हूं लेकिन विकेट नहीं मिल रहा, नहीं हो सकता। या तो आप नई बॉल से बॉलिंग कराना छोड़ दीजिए, तब आपको कोई प्रेशर नहीं करेगा, प्रेशराइज नहीं करेगा। अगर आप नई बॉल से बॉलिंग करा रहे हैं तो आपका काम है ये ब्रेक थ्रू दिलाना। मैं एक एग्जांपल भी दूंगा आपको, हमारी जो इंडियन टीम है उनके साथ भी ये दिक्कत था पिछले, अगर हम बात करेंगे 2020-21 के वक्त पर, आप रिकॉर्ड उठा के देखिएगा कि पिछले कई मैचों से उन्होंने शुरू के 10 ओवर में विकेट नहीं लिए थे, सच में नहीं लिए थे और ये दिक्कत परेशानी चलती रही, किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसका खामियाजा तो बहुत भुगता। यही चीज यहाँ हो रही है। अब ये चीज हम माइंड में रखने की, अगर आप नई बॉल शेयर कर रहे हैं तो आपसे सवाल पूछे ही जाएंगे, वरना छोड़ दीजिए ना, नई बॉल शेयर मत करिए, क्योंकि शेयर तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास तैयारी है। बिल्कुल सही, किसी भी चीज की तैयारी नहीं, यही सिंपल सी बात है। इस चीज को नजरअंदाज मत करिए, ये बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि ये चीजें इग्नोर करने वाली नहीं है कि आप जीत गए तो आप इस चीजों को इग्नोर कर दें। सबसे बड़ी बात है, आप ये कह सकते हैं कि वो दोनों हैंडी हैं, सोमपाल करण हैंडी है, आप उनके साथ वो बैटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल सही। पहले आप गौर से सुनिए कि हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। आप क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 जैसे इंपॉर्टेंट क्वालिफायर्स है, फैक्टर्स है, उनमें आप उन्हें साथ रख सकते हैं, लेकिन जब आप बायलैटरल सीरीज खेलते हैं, जब आप प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं, जब आप वनडे या T20 आई नहीं कह रहा मैं, या T20 आई भी खेलते हैं, कोई बायलैटरल सीरीज खेलते हैं, तब आप कह सकते हैं कि सोमपाल करण को आप रेस्ट दीजिए, आप अपने फ्रेश बॉलर्स के साथ वहां पर उतरिए, उनको मैचेस दीजिए, उनको प्रैक्टिस करवाइए, उनके साथ इन्वेस्ट करिए टाइम, उन पे भी मैच और टाइम इन्वेस्ट करिए ताकि वो भी बेहतर तरीके से तैयार हो पाए। आगे वो तैयार कब होंगे? आप अगर उन्हें क्रिकेट वर्ल्ड कप 2 में लेंगे नहीं, बायलैटरल सीरीज में भी उन्हें लेंगे नहीं, क्योंकि एक बात मैं वापस से कहना चाहूंगा, एसोसिएट क्रिकेट के लिए आईसीसी के जितने भी इवेंट्स हैं वो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय बायलैटरल टूर्नामेंट। बिल्कुल, बायलैटरल टूर्नामेंट्स को आप एज अ प्रैक्टिस, एज अ इंप्रूवमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि स्कोर लाइन 2-1 से सीरीज जीत हो वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
वो वहां पर आप अपने यंग प्लेयर्स को इस्तेमाल करिए, उनको मैचेस दीजिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर दीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। लड़कों को ना क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में मिलता है, ऐसे स्पिन डिपार्टमेंट में एंड संदीप के बिना तो स्पिन डिपार्टमेंट बहुत खोखली नजर आती है, बिल्कुल मतलब आप आज भी देख लीजिए, कभी कभार कुछ अभी इस रिसेंट सीरीज में कभी कभार कुशल ने विकेट लिए, लेकिन संदीप इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं कि संदीप आएंगे तो ब्रेक थ्रू दिला देंगे। एक ऐसी वो बन गई है एक स्टेटमेंट कि कोई बात नहीं, संदीप आएंगे तो ब्रेक थ्रू दिला देंगे। यही डिपेंडेबिलिटी सोमपाल करन में हद से ज्यादा हो गई है, इस वजह से पेसर्स की तरफ से आजकल विकेट नहीं मिल रहे हैं नेपाल को, और ये कंसर्न बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। आज भी एंड यही हुआ, केन्या दौर में भी यही हुआ था, संदीप नहीं थे, बहुत ज्यादा रन के लिए नेपाल के बॉलर्स गए, और संदीप अगर अवे टूर में नहीं जाते, जो कि लगता है क्योंकि पता ही कि अवे टूर में वो नहीं जाएंगे उनके बैन की वजह से, तो वहां पर सोचिए कितनी दिक्कत आएगी मिड फेस में, क्योंकि आप एक इतने अच्छे स्पिनर्स को आप एक तो साथ रखते नहीं है, और अगर रखते भी हैं तो उनको एक मैच खेला उनको निकाल दिया। सुशांत भारी जैसे स्पिनर्स को आप बाहर रखते हैं, उनको आप टीम में लेते नहीं है, तो ये कंसर्न जरूर है कि संदीप के बिना मिड फेस का जो हाल है वो बहुत खोखला नजर आता है। और एक चीज ये मैं आपसे क्लियर पूछना चाहूंगा, चलिए करण केसी जो है काफी एक्सपेंसिव गया, उनका सबसे एक्सपेंसिव स्पेल गया, यहाँ पर उनसे 9 ओवर मेरे ख्याल से दोनों से करवाए गए। मुझे ऐसा लगता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज रोहित ने यहाँ पर मिस आउट जरूर की है। वापस से मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा उनकी कैप्टनसी को लेकर, जब आपको पता है कि हमारे जो मेन बॉलर्स हैं वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं विकेट्स लेने में भी और रन्स के लिए भी काफी जा रहे हैं, खास करके पेस बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर कैप्टन को एंड ये नहीं लगता कि आपकी उस तरह की कला अपनानी चाहिए कि जहां भी आपको लगा कि सामने वाली हमारे किसी दूसरे बॉलर ने आकर डबल स्ट्राइक या फिर जबरदस्त प्रेशर ला दिया है, वही सबसे बेस्ट टाइम होता है एक आउट ऑफ फॉर्म बॉलर को लाकर उसके ओवर्स निकाल देने का, जो रोहित मिस आउट कर गए और उनको लास्ट में लेकर चलेगा जहां पर रन्स खा गए। आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत बड़ी बात कैप्टनसी टैक्टिक्स है, ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। ये कई बार हमने देखा भी है बहुत मैचों में कि जब विकेट गिरते हैं तो वहां पर अचानक से जो बॉलर एक्सपेंसिव हो जाते हैं उनको लाया जाता है। ये रोहित से बहुत बड़ी गलती हुई है आज। ये बहुत बेहतरीन तरीका होता है कि आप इकोनॉमिकल भी चले जाएं और साथ साथ में विकेट्स का भी खतरा, विकेट लेने का भी जो चांसेस है वो हाई हो जाता है। बिल्कुल। वो जो आते हैं सामने वाले बैट्समैन नए आते हैं तो वो सोचते हैं यार इस बॉलर को मैं डॉट इतना खेल रहा हूँ, ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, इस पर भी अगर मैं डॉट खेलूंगा तो कैसे काम बनेगा, तो वो वहां पर रिस्क लेते हैं, वो रिस्क लेना शुरू करते हैं और रिस्क लेते हुए बहुत चांस बन जाता है कि वो आउट भी हो सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, आपके सबसे एक्सपेंसिव बॉलर को विकेट भी मिल गया। जी हाँ, आप बताइए, तो ये चीजें जरूर होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन पॉइंट उठाया आपने कि आप जिस वक्त विकेट मिला हो तुरंत आप अपने एक्सपेंसिव बॉलर को लाइए, जैसे कि आज करण केसी हुए, उनको लेके आइए ताकि उनको विकेट मिलने के चांसेस भी बढ़ जाए और वो इकोनॉमिकल भी हो सकते हैं, बेहतर होता। और जी हाँ, और यहाँ पर एक चीज और है कि आप उस वक्त उनसे जितने ज्यादा उनके ओवर हो सके उसी वक्त निकाल दीजिए, क्योंकि इस वक्त जो है सामने वाली टीम प्रेशर में है और वो यहाँ विकेट्स बचाने की ज्यादा सोचेगी बजाय रन के, वो 50 ओवर खेलने की ज्यादा सोचेगी बजाय स्कोर के। इस तरह की सिचुएशंस में अमूमन ओपोनेंट टीम जो है वो इसी तरीके का अप्रोच रखती है, और वहां पर एक गलती हुई कि रोहित अगर करण को जो एक्सपेंसिव उनके रहे हैं उनको अगर आप इस तरह की सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे तो उनके जो जल्दी जल्दी ओवर निकल जाएंगे और वो इकोनॉमिकल रहेंगे, 4-5 रन के हिसाब से निकल जाएगा उनका ओवर और मामला जो है वो बन जाएगा। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, टैक्टिक्स है, मुझे उम्मीद है रोहित वक्त के साथ सीखेंगे जरूर, क्योंकि बड़े बड़े मैचों में, बड़े बड़े इवेंट्स पे, अवे टूर्स में इस तरह की टैक्टिक्स, एक आध टैक्टिक्स 19 से 20 आप मैच हार भी सकते हैं और आप मैच जीत भी सकते हैं। एंड और बाकी पूरी बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में आपका क्या कहना है, या फिर सोमपाल करन के बारे में कुछ? नहीं, जरूर बस यही कहूंगा कि जितनी सोमपाल करन की जो हमने बातें की है अगर वो जरूर होनी चाहिए, इस पर कंसर्न जरूर उठना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज बहुत छोटी सी बोलूंगा यहाँ पर कि आप मेन रोहित को स्ट्रिक्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, बेहतरीन कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में वो इतनी बेहतर कप्तानी नहीं कर रहे हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि आप देखिए आपके घर पर आकर टीम सामने वाली स्कोर देखिए कैसे खड़ा कर रही है, एक वक्त पे ढह जाती है फिर बिल्डअप करके कहाँ स्कोर को पहुंचा देती है। यही पर हो रही है गलती, बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा गलतियां हो रही हैं। अगर एक चीज और है, पिछले मैच में कुशल भुट्टेल ने 6 ओवर डाले थे, आज रोहित पटेल ने 6 ओवर डाले, ये क्या हो रहा है आखिर? ये क्या मजाक बना के रखा है आपने? आप जो मेन ऑलराउंडर्स हैं आप उनसे ओवर नहीं करवा रहे। कुशल मल्ला है वहां पर, वो 4 ओवर करा के चले जाते हैं। सेकंड स्पिनर तैयार नहीं है, वो स्ट्रगल आप कर रहे हैं। पेसर तैयार है नहीं, स्ट्रगल आप वहां कर रहे हैं, तभी तो आपको रोहित पटेल और कुशल भुट्टेल से बॉलिंग कराने की नौबत आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल, ये समझ आप समझ रहे हैं आप, और यार बहुत ही कम समझ पाएंगे क्योंकि नहीं बहुत समझ नहीं पाएंगे क्योंकि मैच जीत चुके हैं। जी हाँ, बस यही तो है, मैच जीत चुके हैं तो वो ऑरा, वो एक कैश, वो सब आ जाता है कि अरे भाड़ में जाए ना, अभी तो मैच जीत गए, अभी तो जश्न मनाए हम, भाड़ में जाए क्या पका रहा है क्या बोल रहा है कुछ समझ में आ नहीं रहा, आता जाता है नहीं। बहुत गलत वक्त पर
वो हर्ट होगा, बस ये याद रखिएगा, बहुत गलत वक्त पर हर्ट होगा। इसीलिए ये चीजें कंसर्न रहना बहुत जरूरी है। सीखिए। बस एग्जाम्पल भी हमने देख लिया है 2 बार, टीम ढह गई उसके बाद ऐसा स्कोर खड़ा कर दे रही है। एक माइकल लीक धो दे रहे हैं, यहाँ पर जैन ग्रीन ने धो दिया रख के पूरी बॉलिंग को, पिकिया फ्रांस ने मार दिए रन। तो ये दिक्कत हो रही है। आप रोहित पुड़ैल, तो कुशल भुरतेल जो ऑलराउंडर्स हैं कोर, वो ओवर नहीं करा रहे। दीपेंद्र सिंह यानी ने 10 ओवर कराए, फिर 10 ओवर में आप लौट आए हैं यहाँ पे कुशल भुरतेल, और उसका नतीजा क्या हुआ बात जरूर करेंगे आगे। लेकिन ऑलराउंडर्स के साथ जाना सीखिए, बॉलर्स के साथ जाना सीखिए, क्योंकि बॉलर्स तो तैयार है नहीं, सेकंड पेसर्स तैयार नहीं है, ना ही कोई स्पिनर तैयार है। संदीप एक है, लेकिन अब उनके बाहर जाने के बाद क्या होगा, ये भी क्वेश्चन खड़ा हो गया है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी कंसर्न है। इसलिए हमने कहा था पहले आपको कि आज का जो एनालिसिस है वो बहुत सीरियस नोट हो गया, क्योंकि बाकी सारी चीजों पे हम ऑलरेडी 2 मैचों में काफी बात कर चुके हैं, जहां तारीफ होनी थी वहां तारीफ भी हुई। लेकिन ये कंसर्न जरूर है, जो बहुत बड़ा कंसर्न टीम के साथ है, जिसे आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं एंड चेस की तरफ। यहाँ अगर चेस की बात करें, 274 वापस से एक बड़ा सा चेस यहाँ पर टीम का उतरा। और एंड कल ही एनालिसिस में मेरे ख्याल से आपने ये बात कही थी, जिन्होंने पूरा एनालिसिस सुना है वो जानते होंगे कि कुशल जो है वो मुड़ियल टाइप के बैट्समैन है, और कुशल ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे, एक मैच में शतक, बाकी 2-3 पे लगा, कभी 2 पे आउट, कभी 0 पे आउट। याद है कल एनालिसिस में एग्जैक्टली यही वर्डिंग्स थे एंड के। लेकिन आज सिर्फ आपको जरूर खेलना होगा और आपको अपनी इनिंग को बिल्डअप करना होगा, क्योंकि लंबी रेस के घोड़े के वक्त जिस घोड़े की जरूरत पड़ेगी वो आसिफ शेख होंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर होगा। और कल ही एनालिसिस में कहा गया, आप चाहे वापस सुन सकते हैं, और आज वो वापस से सही हुआ, और फाइनली आज एक जबरदस्त इनिंग जरूर आई है। बात जरूर करेंगे, लेकिन पहले फेस बाय फेस जान लेते हैं। जरूर, पहले फेस की बात करें 1 से 10 ओवर में, तो नेपाल ने 46 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। जी हाँ, सेम एज नाइबिया की तरह ही, पर यहाँ 1 विकेट का नुकसान हुआ। मिड फेस में 11 से 40 के ओवर में धमाका करके रख दिया नेपाल। ये तीसरी बार हुआ। जबरदस्त बैटिंग का परफॉर्म यहाँ हुआ है, एक्सीलेंट बैटिंग यहाँ पर हुई है बल्लेबाजों से। 188 रन और सिर्फ 2 विकेट का नुकसान यहाँ टीम को उठाना पड़ा। एक्सीलेंट बैटिंग, सब कुछ यहाँ खत्म करके रख दिया। लास्ट फेस में 44 रन टीम ने बनाया और 4 विकेट यहाँ पर जरूर नुकसान हुआ टीम का। अगर हम यहाँ बात करें ओवरऑल डॉट बॉल्स की जो परसेंटेज, जो बॉल्स हैं वो 157 डॉट बॉल्स खेली हैं, जिसमें कि 42 पहले फेस में 1 से 10, 89 11 से 40 में, और 41 to 47 तकरीबन 26 डॉट बॉल टीम ने खेली है। बिल्कुल, तो अब यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले लास्ट फेज की मैं बात करना चाहूंगा। लास्ट फेज में 44 रन पर 4 विकेट गिर गए। डगआउट में भी चॉकलेट्स वगैरह फाटी वाटी तो नहीं दे रहा था कि सबको जल्द से जल्द फील्ड से निकल कर डगआउट की तरफ जा रहा था। खैर, सीरियस नोट करते हैं। अब इस यहाँ पर चेस की बात करते हैं। सबसे पहले कुशल भुरतेल अपना विकेट जल्दी गवा कर चले गए यहाँ पर स्पेस में। यहाँ पर आसिफ और ज्ञानेंद्र मल्ला ने आज यहाँ पर सेट किया। और अब उस चीज का हम आपको आंसर देते हैं हमारे लिए, जो हमने आपसे शुरू में पूछा था कि क्या एक यूनिक चीज रही है तीनों ही मैचों में, और वो रहा है कंप्लीट डिफरेंट प्लेयर्स या ड्यूओस परफॉर्मेंस तीनों अलग अलग मैचेस में। अगर आपने देखा होगा पहले मैच में कुशल भुरतेल और रोहित पुड़ैल एक बेहतरीन इनिंग खेली दोनों साथ में और टीम को जिता कर लेकर चले गए। उसके बाद बारी आई कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह गहरी, और आज आसिफ शेख और ज्ञानेंद्र मल्ला, और नीचे वापस से कुशल मल्ला भी यहाँ पर हो जाते हैं। लेकिन जो प्राइम फैक्टर था वो थे आसिफ शेख और ज्ञानेंद्र मल्ला की पार्टनरशिप। ये सबसे यूनिक बनाता है। तीनों अलग अलग मैचों में अलग अलग प्लेयर्स और अलग अलग प्लेयर ने यहाँ पर जिताया, जिससे पता चलता है कि एज अ टीम खास करके बैटिंग डिपार्टमेंट में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। क्योंकि बॉलिंग डिपार्टमेंट में एज अ यूनिट कुछ नाम का कुछ दिखा नहीं संदीप के, लेकिन बैटिंग में एज अ टीम यूनिट जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। एंड आसिफ और ज्ञानेंद्र की इनिंग को आप कैसे देख रहे हैं, स्ट्राइक रेट वगैरह सब कुछ, क्योंकि ज्ञानेंद्र की इनिंग को मैं चाहूंगा आप डिस्क्राइब ज्यादा बेहतर करें और आसिफ की। जरूर, देखिए अब फिर वही बात आ गई। अब कि हमने कहा भी था कि मिडिल ऑर्डर अगर अच्छा करेगा, टॉप ऑर्डर में आ जाते हैं। ज्ञानेंद्र मल्ला तो टॉप ऑर्डर के हैं, लेकिन जिस तरीके का परफॉर्म उन्होंने किया, शुरुआत बहुत धीरे की थी उन्होंने। 15 बॉलों में 2 या 3 रन थे। बिल्कुल, बहुत सारा धीरे शुरुआत की, वक्त दिया। जब वक्त दे रहे हैं, हमने ये बहुत पहले भी कहा था, ये हमने शायद मेरे ख्याल में ये आसिफ के लिए कहा था या ज्ञानेंद्र के लिए ही कहा था हमने, कि अगर आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं तो टाइम ऐसा दीजिए कि आप लंबा भी जाए। अगर आप टिकना चाहते हैं, आप वहाँ पिच पर रहना चाहते हैं, इसमें कोई दौरान नहीं है, आप बॉल रोक सकते हैं, लेकिन आप उसके बाद स्कोर को बढ़ाइए, स्कोर आप लास्ट तक जाइए, मैच को फिनिश भी करके जाइए। ये हम बहुत बार एनालिसिस में पहले भी कह चुके हैं, और ये यहाँ पर आज कहीं ना कहीं जाकर ये बहुत अच्छा लगा कि ज्ञानेंद्र मल्ला ने इस चीज़ को
अप्लाई किया है एग्जैक्टली ग्राउंड पर आकर। शुरुआत एकदम धीरे करी, लेकिन आप जाके देखिए एंड में स्ट्राइक रेट क्या बेहतरीन रहा, 85 के ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा है उनका जब वो आउट हुए। ज़बरदस्त इनिंग रही है, बहुत मास्टर क्लास अगर हम कहेंगे इस इनिंग को। सब बहुत शानदार उन्होंने पार्टनरशिप बिल्डअप की दूसरे विकेट के लिए जो चाहिए था, बेस जो तैयार, यहीं से सब कुछ तैयार होता है। बिल्कुल। अगर यहीं पर सब खराब हो जाएगा तो मिडिल ऑर्डर पूरा फंस जाएगा, डॉट बॉल्स का परसेंटेज बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये पार्टनरशिप करके टीम ने जो एक मोमेंटम तैयार किया, जबरदस्त मोमेंटम, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इस आज की अगर हम बैटिंग की ज्ञानेंद्र महिला की बात बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पर गलती हो और आप फंस जाएं तो दिक्कत बहुत हो जाती है। वो कल ही के मैच को आप ले सकते हैं। टॉप ऑर्डर फेल हुए तो मिडिल ऑर्डर में क्या प्रेशर पड़ा, रोहित, ज्ञानेंद्र, आसिफ, कुशन सब आउट हो गए, तब जाकर नीचे कुशन और दीपेंद्र को पारी संभालनी पड़ी। आसिफ की इनिंग है डेफिनेटली 19 रन से वो सेंचुरी से रह गए अपनी यहाँ पहली सेंचुरी से, लेकिन डेफिनेटली एक बहुत ही शानदार इनिंग आई है। और आसिफ की इनिंग को आप किस तरह से देखते हैं? जरूर बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा, बहुत बेहतरीन इनिंग रही है। आसिफ के अंदर वो काबिलियत है, वो शॉट सिलेक्शंस है, टेम्परामेंट है, और इस टेम्परामेंट की ज़रूरत है, वाकई ज़रूरत है। थोड़ा और ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, कहना होगा ये डेली क्रिकेट और कहेगा आप और ज़्यादा फोकस रखिए अपनी माइंड में। ज़बरदस्त इनिंग थी आपकी, लेकिन थोड़ा कंटिन्यूसली लाने की कोशिश करिए। यहाँ पर थोड़ा सा कंटिन्यूसली, यही बस चीज़ें हैं जो रिदम में आने की ज़रूरत है। थोड़ा सा लगातार रन्स करने की ज़रूरत है, पिच पर वक्त बिताने की ज़रूरत है। आज आपने 81 बनाया, आपसे बहुत ये उम्मीद है, ये उम्मीद नहीं रखते हम कि आप आज 81 करें और 5 इनिंग बाद फिर आप आकर 81 करें, बस इसीलिए एग्जैक्टली आप 30-40 की कोशिश करें। 30-40 में फिर एक 50 आ गया, फिर 30-40 में मुझे थोड़ा सा हो रहा है, क्योंकि आप ऐसे प्लेयर हैं, आप वो कर सकते हैं, इसलिए आपसे उम्मीद है। नहीं कर सकते तो आपसे कोई उम्मीद भी नहीं रखता। आपके अंदर वो काबिलियत है, आप स्टार्ट अच्छा कर सकते हैं और मैच को काफ़ी गहराई तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए आपसे उम्मीद है। प्लीज़ इसको सुनिए और करिए जरूर, बेहतरीन इनिंग रही है आज। उसके बाद बात करें तो कुशल मल्ला यहाँ पर आए, जहाँ स्टेप अप किया गया, क्योंकि बहुत सही फैसला था, क्योंकि काफी तेज था, रन रेट काफी बेहतर चल रहा था, उसको मोमेंटम को बनाए रखने के लिए ये स्टेप मैं बिल्कुल कहूँगा अच्छा है। जहाँ पर कप्तानी अच्छी हुई है वहाँ डेफिनेटली अच्छी कहेंगे, ये नहीं कि हर जगह कहते नहीं खराब है खराब। जहाँ पर गलत कर रहे हैं रोहित, वहाँ पर बताना जरूरी है, क्योंकि एनालिसिस इसी तरह से होती है फैक्ट के साथ अगर हम जाएं। अब यह बात करें कुशल मल्ला को भेजा गया और वापस से आज कहना, कल हमने वहां पर उनकी एक हल्की फुल्की तारीफ की कि चलिए आपने अच्छा खेला, आपने बेहतर खेला, एक आपने इनिंग आई, मैच आपकी वजह से टीम जीती, आज के दिन में आपने अच्छा खेला, ये अच्छी बात है। लेकिन जस्ट 50 ओवर क्रिकेट में कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, और अब 2 इनिंग में 2 लगातार आने के बाद डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट जाता है कुशल मल्ला की जो इनिंग रही है। और सबसे अच्छी बात, दोनों इनिंग में डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। बिल्कुल, और उसका कम से हमारा मतलब है कि दोनों इनिंग को खेलने का जो तरीका है वो लगभग सेम है, अगर अपना तरीका नहीं बदला, ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पर जरूर आ जाता है। जिस काम के लिए उन्हें भेजा गया था कि रन रेट है और वही तो आपको मेंटेन करना है, उन्होंने वही मेंटेन किया। और फिर रोहित ने वहां पर सिर्फ उनके साथ खड़े रहे और एक आध रन लेते रहे और एक आध चौके भी वो निकालते गए, और इस जोड़ी ने लगभग काम कंप्लीट कर दिया था। लेकिन लास्ट में हड़बड़ी टाइप की हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने, नेपाल ऐसे कई मैचेस हमने देखे अच्छे खासे जीते हुए मैचों को आप इतनी हड़बड़ी कर देते हैं, एट द एंड जीत भी जाते हैं, लेकिन फिर भी इतनी हड़बड़ी कर देते हैं। यहाँ पर दीपेंद्र सिंह गहरी आया ना, कोई जरूरत नहीं थी उस शॉट की, सिर्फ 13 रन चाहिए थे। नहीं लगता है फालतू में अपना विकेट गवाया, अच्छा एवरेज आपने और खराब कर लिया अपना, जो भी इतना अच्छा किया था अभी 80 के आसपास मान के। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक चीज यहाँ होगा शायद कि कोशिश करिए कि दीपेंद्र सिंह ऐसे 10 ओवर ना डलवाया, ये एक चीज़ ज़रूर है। शायद इसको कोई लिंकअप करके नहीं देखेगा, कोई मानेगा भी नहीं इस बात को। आप उठा कर देख लीजिएगा कि जब भी दीपेंद्र सिंह ने 10 ओवर डाले हैं, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है बल्ले से, रेयर ही किया। बिल्कुल सही। तो वो थोड़ा सा उन पर एक चीज़ का भार थोड़ा कम रखने की कोशिश करिए। 5-6 तक ठीक है, हाँ बिल्कुल 6 तक ठीक है। अगर आप कर रहे हैं 6 तक, 7 भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 6 सही है। लेकिन जितना ज़्यादा कोशिश हो आप कम ओवर कराने की कोशिश करें। और दीपेंद्र प्लीज आप नॉट आउट रहने की कोशिश करें। क्या है आप अच्छा है, आप अच्छे नॉट आउट जाए, विकेट बचाएं, जितना विकेट बचेगा उतना बेहतर है। हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन खैर कोई नहीं, जीत उस टाइम तक मैच चला गया था। लेकिन आपके ऊपर ये हम नहीं कहेंगे, वो नीचे शुरू हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, विकेट गिर गया कोई बात नहीं, पर आपको नॉट आउट जाना चाहिए था, ये डेली क्रिकेट कहे। बिल्कुल, और इसीलिए आप ही के नाम पे आकर कहीं ना कहीं हमने ये कहा कि दीपेंद्र सिंह यारी को वो शॉट खेलना चाहिए, आराम से सिर्फ 13 रन चाहिए था, उस मैच को निकाल सकते थे। अभी 24 घंटे पहले ही आपने वो किया है। तो खैर, और उसके बाद एट द एंड आसानी से चेस को कंप्लीट कर लिया गया। आसानी नहीं, थोड़ी हड़बड़ी हो गई थी वहां पे भी, संदीप भी आउट हो गए थे, लेकिन फिर एट द एंड यहाँ पर मैच को जो है क्लोज आउट कर लिया गया। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की मैं बात करना
जानना चाहूंगा। मैं सीधे आपसे पूछूंगा ओ क्या रहा है नाइविया की बॉलिंग में। इस राउंड से पहले ऐसा लग रहा था बड़ी घातक बॉलिंग है, यहाँ पर मामला कुछ अलग ही है। डेफिनेटली आप अवे आए ववे सब ठीक है, लेकिन अवे में कितना वक्त लगता है आपको? 3 मैच हो गए और तीनों में इतना बुरा हश्र कि एक मैच में आप 10 विकेट नहीं निकाल पाए और दो मैचों में आप 280 और 285 और 275 डिफेंड तक नहीं पाए, छोटी लड़ा तक नहीं पाए, डिफेंड तो बहुत दूर की बात। नहीं जरूर बॉलिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत है, यहाँ पर कहना होगा जे स्पीड यान फ्राइलिंग की कमी साफ खल रही है, अब तो खल ही रही है, यहाँ कोई दोहराई नहीं है। डिसिप्लिन बॉलिंग में नजर नहीं आ रही है, ट्रम्पल बैट भी बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं, यहाँ पर विकेट जरूर निकाल रहे हैं पर रन काफी खर्च कर दे रहे हैं। एक्स्ट्रा देखिए 4 उन्होंने वाइटें डाली है, 1 नो बॉल भी डाली है, साथ में बहुत पुअर बॉलिंग हो रही है। इस कंडीशन में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं बॉलर्स, नहीं है उनके पास इतना एक्सपीरियंस। क्लियर है काम करने की जरूरत है, ये जो बॉलर्स हैं यहाँ पर आपसे नहीं हो पा रहा है। नाइबिया के बॉलर्स 3 मैच आपको मिले, तीनों में आपने खराब परफॉर्म किया है, बहुत ही ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस हुआ है, ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल आपको बैकफुट पे नहीं सीधा पेविलियन के अंदर धकेल दिया है। अगर नेपाल की बैटिंग की बात करें, नेपाल की बैटिंग जो इतनी स्ट्रगल करती है, पूरी थ्रू आउट द ईयर करती रहती है, वो इतनी जबरदस्त कमबैक कर रही है यहाँ पर और अपने होम ग्राउंड पर ऐसे अटैक कर रही है बॉलिंग को जैसे कुछ भी नहीं छोड़ रही है वो आपकी बॉलिंग का। तो ये कंसर्न जरूर है, जे स्मिथ यान फ्राइलिंग के बिना बहुत ज्यादा मिस कर रही है उन दोनों की बॉलिंग। जी हाँ, और क्लियर कट जितने बॉलर्स यहाँ पर है डेफिनेटली उनके पास यहाँ से जाने के बाद एक जरूर क्वेश्चन उठ गया है कि हम अभी बहुत ज्यादा हमें काम करने की जरूरत है। ये क्लियर कम से कम नेपाल के बैट्समैन ने ये उनके माइंड में डाल दिया है कि अभी आप इतने परफेक्ट नहीं बने, आपको बहुत काम करने की जरूरत यहाँ पर। और बर्नल स्कॉट्स भी वो इफेक्टिव रहे नहीं है पूरे टूर्नामेंट में अभी तक, जिस तरह की उनसे उम्मीद थी, जिस तरह से उन्होंने इस राउंड से पहले किया था, बिल्कुल विकेट से निकाल पाए, मेन क्रूशियल वक्त पे विकेट से निकाल पाए और कई बार तो बहुत एक्सपेंसिव भी गए हैं। पिकिया फ्रांस और रोवेल ट्रम्पल मैंने अपने करियर का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल भी आज ये बहुत ज्यादा खराब परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है और नामीबिया के लिए ये नाइटमेयर जैसा साबित हुआ है ये राउंड की अगर हम बात करें। ये कंप्लीट एनालिसिस थे इस पूरे मैच की, उम्मीद है कि आपका एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। जैसे हमने आपसे पहले ही कहा, हमारी एनालिसिस काफी तरह की चीजों पे डिपेंड यहाँ पर करती है। ये नहीं कि हम आए रिपीटेटिव वही चीजें बोली और बोल दिया, सारी इंपॉर्टेंट चीजों को आपके सामने पिक कर रखना है कि हमारी जिम्मेदारी यहाँ पर जरूर होती है। बाकी वो आपके ऊपर है, आप उसे किस तरह से लेते हैं किस तरह से नहीं, लेकिन कंसर्न जो है वो कहीं ना कहीं जाकर टीम को वापस से हॉन्ट जो है वो जरूर करेगी, इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए और नाइबिया के लिए भी और नेपाल के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बाय।